हाय गाइस, दिस इज अनुज गुप्ता, ईयर 13 नीट 2017। और आज हमारे साथ के तीन काफी स्पेशल गेस्ट, मतलब जानते तो आप सब लोग इनको होंगे, आपने इनके काफी वीडियोस देखे होंगे। बट आज हम जो बात करेंगे वो थोड़ी सी अलग है। हमारे साथ है नवदीप सिंह, ईयर 1 नीट 2017, कल्पना ईयर 1 नीट 2018 और नलिन ईयर 1 नीट 2019। तो यार, जैसे कि आपको पता है कि अभी आप लोग की प्रिपरेशन चल रही है ऑन एंड ऑफ, क्योंकि कोरोना के चक्कर में पता नहीं है कि नीट का क्या है। बट अब एनटीए ने एक डेट रिलीज करी है, 26 जुलाई। तो आज से अगर आप देखो तो यू आर नियरली 80 डेज। और इस वीडियो का बेसिक मोटिव ये है कि हम आपको बताएंगे कि अगले 80 दिन में आपकी प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए। तो इसमें अपन शुरू करते हैं फिजिक्स से, फिर अपन केमिस्ट्री और बायो पे आएंगे। तो यूनिट वाइज अपन बात करेंगे, पहले फिजिक्स की। फिजिक्स में जो 11th का पहला यूनिट है, मतलब 11th और 12th में दो दो बुक्स होती है, पार्ट 1 पार्ट 2। तो पार्ट 1 जो होती है वो यूजुअली काफी न्यूमेरिकल बेस्ड होती है, और पार्ट 2 जो होती है वो थ्योरेटिकल होती है। तो पार्ट 1 11th का जो है उसमें पहला जो यूनिट है वो है काइनामेटिक्स। तो नवदीप, आप कुछ बोलना चाहोगे काइनामेटिक्स के लिए? आखिरी 80 डेज में बच्चों की क्या अप्रोच रहनी चाहिए? हाँ, सबसे पहले तो अनुज, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। और काइनेमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि वो बहुत आसान है और बहुत ही हाई यील्डिंग है। उससे सवाल आने ही आने हैं। हर साल हम देखते हैं कि 2 के आसपास सवाल हमेशा हमें आ जाते हैं नीट के अंदर। जी तो अगर कोई बहुत अच्छे से उसे करे, जो कि बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लेता एक्चुअली, तो वो आराम से उसके 2 या 3 सवाल उसको पेपर में मिलेंगे। और मैं यही कहूंगा कि अभी तक आपने थ्योरी कर ली होगी, मोस्ट ऑफ द जो थ्योरी का पार्ट है, तो अब आप एमसीक्यूज ही प्रैक्टिस करें, थ्योरी पे ना जाएं। और लास्ट के टाइम पे आप दोबारा फॉर्मूलाज अपने रिवाइज कर सकते हैं। अगर किसी की थ्योरी अभी कमजोर है, तो वो एक बार फिर से थ्योरी को एक बार जल्दी से रिवाइज करे और ज्यादा टाइम क्वेश्चंस करे और जल्दी से इस चैप्टर को खत्म करे, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है। जी, इसमें और कोई बुक आप बोलेंगे कौन सी बुक से कर सकते हैं? वैसे तो कोई भी अच्छी बुक चलेगी। जैसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैं हमेशा बोलता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नीट के लिए। और मैंने जो बुक फॉलो की थी इसके अंदर, वो अरिहंत जीसी पांडे और एररलेस। और अगर आप चाहें, अगर आपके पास टाइम है, तो आप थोड़ी सी एचसी वर्मा का पार्ट भी कर सकते हैं। तो काइनेमैटिक्स के बाद जो दूसरा यूनिट आता है वो आता है फ्लूइड 11th में। तो फ्लूइड में कैसे कर सकते हैं अपन बच्चों को ट्रिक? इसलिए मैंने एक बार कंसेप्ट कर लिया, फिर उस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके। तो उसके न्यूमेरिकल्स भी एचसी वर्मा के काफी अच्छे न्यूमेरिकल्स थे। तो जी एचसी वर्मा के न्यूमेरिकल्स एंड एनसीईआरटी के जो पीछे दे रखे हैं न्यूमेरिकल्स, वो करने हैं। ठीक है, तो इसमें भी न्यूमेरिकल का ही ओरिएंटेशन रखना है अपन को। और थ्योरी एक बार अपन कर सकते हैं ताकि अपना रिवीजन हो जाए, बट उसके बाद आना अपन पे न्यूमेरिकल्स पे ही। तो इसके इसके बाद जो अगला जो इम्पोर्टेंट यूनिट है 11th में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और उसके पहले थर्मोडायनामिक्स। तो मैंने एक चीज देखी है कि बच्चों में थर्मोडायनामिक फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो पोर्शन है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। जब वो एग्जाम में आते हैं तो यूजुअली बच्चे साइन मिस्टेक कर देते हैं। तो नलिन, आपने ये चीज कैसे अवॉइड की थी, साइन मिस्टेक? केटीजी थर्मो में बेसिकली जो प्रॉब्लम होती है वो इसमें होती है कि वर्क डन बाय द सिस्टम पूछा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम पूछा है। मतलब साइंस का value। और तो सर कैलकुलेशन भी इजी रहता है, उसमें इशू नहीं आता। इसका ही आता है कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो फिर दोनों में कंसेप्ट अलग अलग है, और फिर साइन का ध्यान रखना होता है। और तो केटीजी वगैरह में आरएम बेसिक क्वेश्चन आते हैं नीट में, आरएमएस स्पीड पूछेंगे, एवरेज स्पीड पूछेंगे, उसके तो डायरेक्ट जो फॉर्मूले केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वही लग जाते हैं। और अच्छे क्वेश्चन करने के लिए मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करता था। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ थ्योरी के भी जो क्वेश्चन है वो कंसेप्ट बेस्ड हैं, और जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो जेईई मेंस के ट्राई करते हैं। तो इसमें आप कह रहे हैं कि आपको बस ये पता करना है कि क्वेश्चन फिजिक्स में है कि केमिस्ट्री में, और उसके बाद आपको ये देखना है कि उन्हें वर्क डन बाय द सिस्टम पूछा है या ऑन द सिस्टम। तो मोर और लेस फिजिक्स और केमिस्ट्री का थर्मो सेम है। बस केमिस्ट्री में एक कंसेप्ट एंट्रोपी का और आ जाता है। वो बच्चों को एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला याद करना है, उससे एंट्रोपी का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है। फिर इसके बाद आगे अपन फिजिक्स अगर 11th की बात करें, तो जो यूनिट आती है वो आती है वेव्स की और रोटेशन। वेव के पहले रोटेशन। तो रोटेशन में नवदीप, आप कुछ बोलना चाहोगे कैसे रिवाइज करना है लास्ट मोमेंट्स में, अभी जो 80 दिन है? हाँ, रोटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है +1 का। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको रोटेशन बहुत अच्छे से आता है, तो आपके बाकी चैप्टर्स में भी आपको काफी मदद मिल जाती है, क्योंकि बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है। तो इसके लिए मैं स्पेशली कुछ बच्चों को एडवाइस करूंगा, जो जिनको लगता है कि जिनको कॉन्फिडेंस है अपने रोटेशन टॉपिक के ऊपर, जिन्होंने अच्छे से कर लिया है, वो एचसी वर्मा के अंदर जो लास्ट के 15 सवाल दिए हुए हैं रोटेशन के अंदर, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल हैं।
और वो आपको जरूर एक बार ट्राई करने चाहिए, उनको आपको समझना चाहिए, उससे आपके काफी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जी। इसके अलावा मैंने भी एक चीज देखी है कि रोटेशन में अगर आपको कई बच्चे जैसे हैं, मेरे जैसे जो एवरेज बच्चे थे, उनको अगर आपको रोटेशन में डेरिवेशंस हर चीज के समझ नहीं भी आ रहे, तो मोस्टली अगर आपने फॉर्मूले याद कर लिए तो आपका फॉर्मूले में काम हो जाएगा। और आपको फॉर्मूले याद करना है और उसके बाद आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। रोटेशन में दैट इज इनफ। अगर कोई एवरेज बच्चा है और जिसने पहले हाँ अच्छा जिसको बिल्कुल। कॉन्फिडेंस है, फिर वो एचसी वर्मा के क्वेश्चन जो आखिर में दिए हुए हैं वो काफी कंसेप्चुअल है, तो वो मैं अभी एडवाइस करूंगा और शायद बाकी भी तीनों मेरे से एग्री करेंगे। जब बच्चे ने बाकी सारी किताबें कवर कर ली हैं, बाकी सारी रेफरेंस बुक हमने कर ली है, उसके बाद आप एचसी वर्मा के लास्ट के क्वेश्चंस कर सकते हैं, वो आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल होगा। और एक छोटी सी बात मैं यहाँ और ऐड करनी चाहूंगा कि जो एररलेस के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग वाला पोर्शन दिया हुआ है रोटेशन चैप्टर के अंदर स्पेशली, वो भी बहुत बहुत अच्छा है। तो वो सबको ही ट्राई जरूर एक बार करके जाना चाहिए पेपर से पहले, और अभी आपके पास टाइम भी ज्यादा है तो आपको वो आराम से कर लेने चाहिए सारे सवाल। ओके, इसके बाद अपन आते हैं वेव्स पे और एसएचएम पे। नलिन? जैसे वेव सिस्टम में थोड़ी बहुत एनसीईआरटी की थ्योरी कर लेनी चाहिए, और तो बेसिक अगर कोई कोचिंग फॉलो करते हैं तो उसकी मॉड्यूल्स और क्वेश्चंस करने से सब मोर और लेस कवर हो जाता है। ओके ओके, वेव्स और एसएचएम के साथ ही अगर जैसे अब तो सबको रिवाइज करना है तो आप वेव ऑप्टिक्स को भी इसके साथ ही कर लो। जो 12th में एसी करंट और वेव ऑप्टिक्स वाला पोर्शन है उसको भी इसी के कंटिन्यूएशन में अपन कर सकते हैं क्या रिवीजन के समय? वेव्स, एसएचएम और एसीडीसी वाला जो चैप्टर वो साथ में करने से बेटर होता है, क्योंकि काफी कोरिलेशंस है, तो कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाते हैं और बहुत सारी चैप्टर्स इकट्ठे भी कवर हो जाती है। ठीक है, इसमें बच्चे का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है क्योंकि वो एक यूनिट में अगर वो बेस के ही क्वेश्चन कर रहा है तो उसके 4 चैप्टर भी कवर हो रहे हैं और एसेंशियली उसका कंसेप्ट भी एक ही है, उसी कंसेप्ट के आसपास बातें चल रही हैं। तो इसके बाद अपन 12th की फिजिक्स पे आते हैं। तो 12th का जो पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैट्स, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स को तो नवदीप शायद अपन ग्रेविटेशन के साथ ही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है आपकी बात। इलेक्ट्रोस्टैट्स और ग्रेविटेशन के काफी सारे कंसेप्ट्स बिल्कुल सिमिलर हैं, फॉर्मूलाज की डेरिवेशन सिमिलर सी है, तो वो दोनों चैप्टर्स को एक साथ करने से आपको काफी बेनिफिट होगा, और दोनों काफी हाई यील्डिंग टॉपिक है। अच्छा, ओके, तो अपन इनको साथ में, इसमें भी बस मेरे को शायद वही लगता है कि जैसे अपना जो थर्मोडायनामिक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री में चलता है कि एक में साइन पॉजिटिव आएगा एक में नेगेटिव, वैसे ही क्योंकि ग्रेविटेशन जो होता है वो एक अट्रैक्टिव फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैट्स में रिपल्सिव होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो साइन होता है उसमें अपन को केयरफुल होना है। बिल्कुल बिल्कुल, वो छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है, वो जब आप चैप्टर को थॉरोली पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ आ जाती हैं। इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी में कल्पना आपको क्या लगता है क्या क्या इंपॉर्टेंट है रिवीजन के पर्पस से? करंट इलेक्ट्रिक मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग फिजिक्स का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो इन जनरल ज्यादा कंसेप्चुअल होता है और उसके लिए न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करे तो वो बेटर होता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी मुझे ये लगता है कि पहले एक बार थ्योरी पढ़ लिया, फिर उसके अंदर जब हमें पता चल गया कि कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके कंसेप्ट को रेनफोर्स करके मतलब न्यूमेरिकल से सॉल्व करने हैं। ओके ओके, ये अपन कर सकते हैं। इसमें आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली थ्योरी थोड़ी बहुत पता होना चाहिए और आप जैसे जैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको उसमें कॉन्फिडेंस आते जाएगा। इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ ही एसोसिएटेड एक कैपेसिटर्स है, तो नलिन कैपेसिटर्स के लिए कुछ अलग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए या वो उसी के साथ अपन कर लें? नहीं, करंट के साथ ही कर लेना चाहिए। सर्किट होते हैं दोनों में, दो सर्किट जितने ज्यादा कर पाओ डिफरेंट टाइप्स के तो उतना अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सर्किट जिससे अपने एक साथ हो जाए उतना अपने लिए बेनिफिशियल है, ये चीज आपने सही बोली है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला जो यूनिट है वो आता है एसी और डीसी करंट, और जनरेटर मोटर वाला जो कंसेप्ट है तो वो एसी डीसी के अराउंड ही घूमता है। तो इसमें अपन कैसे स्पेशल जिसका ये कंसेप्ट वीक है वो इस पे कैसे ध्यान दे सकते हैं? देखिए मैं एक ही चीज कहूंगा कि फिजिक्स में आपका जो भी कंसेप्ट वीक है उसका सिर्फ एक ही इलाज है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। अभी आपके पास टाइम भी ज्यादा मिल गया है आपको, तो जितने ज्यादा एमसीक्यू आप कर सकते हैं, खासकर उन टॉपिक्स के जिनके आपका कॉन्फिडेंस कम है या जिनके टेस्ट करने में आपके नंबर कम हो जाते हैं, जिनमें आप सिली मिस्टेक्स करते हैं, उनके क्वेश्चंस आप खूब प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप जब पेपर का दिन आएगा तब आप गलती ना करें। ओके, ये अपन ये चीज आपने सही बोली कि फिजिक्स में आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका उस कंसेप्ट का थ्योरी भी स्ट्रांग होगी प्लस प्रैक्टिकल भी स्ट्रांग होगा। बिल्कुल। ओके, ठीक है, फिर इसके बाद जो अगला है वो है रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में कल्पना कैसे बच्चों को फायदा हो सकता है, कोई आपके ट्रिक्स जो आपने 2 साल फॉलो की हो? बेसिकली जैसे वो जो मिरर वाला ये सब होता है वो वाला तो बहुत इजीली बच्चे सॉल्व कर लेते हैं,
बट रे ओके ऑप्टिक्स में जैसे जो लास्ट में टेलीस्कोप ये सब वाला जो दिया होता है, तो उसमें जी मैं ये ऑप्टिकल कहना इंस्ट्रूमेंट चाहूंगी कि एनसीईआरटी से एक बार उसका थ्योरी कर लेना चाहिए। ओके एंड उसमें एक दो फॉर्मूला ही है, तो उस फॉर्मूला के बेस्ड अगर 10-15 भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो वो कंसेप्ट काफी क्लियर हो जाती है, क्योंकि रे ऑप्टिक्स में जो स्टार्टिंग का लेंस एंड मिरर है ये हम लोग 10th में भी करते हैं, तो लाइक हमारा काफी क्लियर होता है शुरू से, जी तो जी उसमें जी बहुत बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आती। पर लास्ट वाले में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, तो वो अगर एक बार जी एनसीईआरटी से थ्योरेटिकली कर लिया और फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेने से सही रहता है। जी में लेंस और मिरर तो सबके यूजुअली हो जाता है, बट उसके बाद जैसे प्रिज्म के क्वेश्चन आते हैं, तो जिसको प्रिज्म में थोड़ा सा डाउट है तो एक बार प्रिज्म का कंसेप्ट समझ ले, एक बार डेरिवेशंस देख ले, क्योंकि नीट में उसको कभी भी डेरिवेशंस अगर वो देख के गए तो याद रहेगा कंसेप्ट। और ऐसे ही जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, टेलीस्कोप हो गया, इन सब में गैलीलियोस्कोप हो गया, इसमें जब एक बार उसने देख लिया है एनसीईआरटी में या फिर फॉर्मूला देख लिया है और उसके पायदस क्वेश्चंस लगा लिए हैं, तो उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा उस टॉपिक में। जी उसके बाद आ जाता है अपना वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स यार कई लोगों को डिफिकल्ट लगता है, उसमें जो फॉर्मूले होते हैं, तो वेव ऑप्टिक्स में आपने क्या चीज फॉलो किया था? वेव ऑप्टिक्स में स्पेसिफिकली तो मतलब ऑप्टिक्स में ज्यादा कुछ नहीं था। ऑप्टिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस से, और मतलब ऑप्टिक्स में तो ऐसे ही होता है कि एक चीज दी हुई होती है, उससे अपने आप एक एंगल दूसरा एंगल, फिर ऐसे कुछ ना कुछ निकल, एक चीज समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आ गया, तो फिर फॉर्मूले इसके थ्रू और कंसेप्ट के थ्रू हो जाता है। मेरे को जो इम्पोर्टेंट बात लगता है इस 12th के एंड वाले में, वो लगता है एक तो सेमीकंडक्टर से एवरी ईयर नीट में 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैं उस पर जी स्ट्रेस करना चाहूंगा। सेमीकंडक्टर में जी लॉजिक गेट, 6 क्वेश्चन हाँ होता है लॉजिक गेट को मीट में, हम्म, और एक ट्रांसफार्मर के कोई सर्किट, या फिर वोल्टेज गेन, करंट गेन, बीटा अल्फा जो होता है जी सेमीकंडक्टर में, वो वाला पार्ट एकदम अच्छे से कर लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, लॉजिक गेट। इसमें इसमें एक चीज मैंने और देखी है कि जो वैल्यूज रहती हैं, कई मैथ्स रहती है, तो अगर आप लोगों को उस चैप्टर में कॉन्फिडेंस नहीं है तो पहले आप वो वैल्यूज के बारे में देख लो, एक बार आप पूरी देख लो, उसमें कोई गलत नहीं है। आपने एक बार ये समझ लिया कि वो वैल्यूज क्या हैं, उन वैल्यूज को अपन कब यूज करते हैं, उसके बाद जब आप उस चैप्टर के क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। हाँ सर। फिजिकल केमिस्ट्री में भी मॉडर्न फिजिक्स आता है जहाँ पे वो एटॉमिक मॉडल्स होते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में अपन कैसे कर सकते हैं? हाँ, मॉडर्न फिजिक्स फिर से मैं कहूंगा बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है। तो मैं सब बच्चे जो भी मुझे सुन रहे हैं उन्हें यही कहूंगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट आप एक साथ पढ़ें, उससे आपका जल्दी भी रिवाइज हो जाएगा और दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर आपका कवर हो जाएगा, दोनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन एक साथ आप ट्राई करें। और दूसरा मैं यही कहूंगा कि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो केमिस्ट्री में ज्यादा इजीली कवर हो जाता है, तो पहले आप केमिस्ट्री वाला पार्ट कवर करें, उसके बाद आप फिजिक्स के अंदर जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, बाकी की चीजें हैं, जो थोड़ी हाई जी लेवल की चीजें हैं, वो आप उसके बाद आराम से कर पाएंगे। जी जी तो आपको इसमें ये करना है, और इसमें तो जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि इसमें साइन कन्वेंशन का भी कोई लोचा नहीं है। यूजुअली फिजिक्स केमिस्ट्री में साइन कन्वेंशन होता है, इसमें तो जो कंसेप्ट है वो दोनों में सेम ही चल रहा है, तो आपको इसमें साइन कन्वेंशन के लिए कुछ नहीं सोचना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अपना हो गया मॉडर्न फिजिक्स। ये एक हाई यील्डिंग टॉपिक है, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मॉडर्न फिजिक्स लोग यूजुअली इग्नोर कर देते हैं, बट मॉडर्न फिजिक्स के फिजिक्स केमिस्ट्री में मिला के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और वो आपसे बहुत जल्दी बनते हैं। तो अगर आप ये टॉपिक में कॉन्फिडेंस लेके गए हो तो आप मान के चलो आपको 3 क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। इसके बाद आखिरी चैप्टर जो थोड़ा सा ट्रिकी है, वो नीट के सिलेबस में अभी तक नहीं था, एम्स में होता था, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्योंकि इस बार अलग से एम्स का एग्जाम नहीं हो रहा, तो मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन नीट में आ सकता है। मतलब मिड के एग्जाम तो नहीं था, पर जब मेरा एम्स का एग्जाम हुआ था तो कम्युनिकेशन से 2-3 क्वेश्चन आए थे और वो काफी अच्छे क्वेश्चन थे, पर मैंने अच्छा करा नहीं था क्योंकि नीट के सिलेबस में था नहीं, तो मुझे जी मतलब बाद में बहुत अफसोस हुआ था। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि कम्युनिकेशन मतलब बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत कम टाइम जी लगता है, तो वो कर लेना चाहिए। मीन्स अगर जिन बच्चों ने अभी बाकी के टॉपिक्स कर रखे हैं लाइक काइनेटिक्स ये सब जिनका कवर हो रखा है, जी जी उन्हें एक कम्युनिकेशन से कर लेना चाहिए। अच्छा ओके, मतलब जिसका बाकी सब नीट के लिए हो गया है अच्छे से, बाकी टॉपिक्स में अगर कॉन्फिडेंस है, तो आप कम्युनिकेशन से अगर क्वेश्चन आएंगे तो वो सीधे 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे और वो आपको सीधे +4 या +8 का फायदा देंगे। तो आप जिसको रिवीजन में बाकी में थोड़ा बहुत अच्छा खासा कॉन्फिडेंस है, वो कम्युनिकेशन चैप्टर एक बार कर सकता है। इसमें फिजिक्स में एक चीज मैंने और देखी है नलिन, कि जो एनसीईआरटी में पॉइंट्स टू पॉन्डर है और जो उसके अलावा जो आखिर में क्वेश्चंस दिए रहते हैं वो काफी अच्छे होते हैं, मतलब वो कंसाइज होते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं, और एक क्वेश्चन में 4 या 5 चीजें आपकी रिवाइज हो जाती हाँ सर, इससे मेरे को एक तो ऑप्टिक्स में एक अच्छा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी के एंड में ही दे रखा है,
कोई 2 ग्लास लग 2 मिरर लगा रखे हैं, लेंस लगा रखे हैं, तो एज अ 10 क्वेश्चन एनसीईआरटी में देखा है, नेक्स्ट ईयर जेईई मेंस में 16 में रिपीट हुआ था शायद क्वेश्चन। अच्छा अच्छा। और ऐसे ही जो पॉइंट्स टू पॉन्डर दे रखे हैं, जो ग्रेविटेशन में दे रखा है कुछ ना कुछ, तो वो उसमें से मतलब जस्ट एज इट इज 2 लाइन क्वेश्चन में आ गई पेपर में, तो वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो वो कर लेना चाहिए। और पीछे वाले क्वेश्चन कुछ काफी लेंदी हो जाते हैं, जो नीट के पैटर्न को सूट नहीं करते कि बहुत लेंदी हो गए, तो कोई बात नहीं, आप कंसेप्ट समझ के छोड़ दो, मतलब जहां तक आपको लगता है कि रेलेवेंस है नीट के लिए वहां तक कर लो, और उसके बाद का देख लो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब आता है कि नहीं आता है, बस पूरा करने की जरूरत नहीं है, समझ के देख लो कि कंसेप्ट क्लियर है ना। तो इसमें नीट में फिजिक्स का जो बेसिकली इतनी डिस्कशन के बाद मुझे तीनों से ये समझ आया कि आपको जो कंसेप्ट आपका वीक है उसमें आप पहले एक बार थ्योरी पढ़ो और उसके 10 बार क्वेश्चंस कर लो, और जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है उसमें ओनली डूइंग क्वेश्चंस इज द की। उसमें आप थ्योरी पे टाइम वेस्ट करोगे तो दैट वुड ब्रिंग यू नो गुड। ओके, तो अपना फिजिक्स हो गया। इसके बाद अपन केमिस्ट्री पे आते हैं। तो केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। 11th और 12th दोनों की फिजिकल मिला के अपन अगर यूनिट वाइज जाएं तो मोल कंसेप्ट आता है, और फिर आगे जितनी यूनिट्स हैं। फिजिकल मैं वही कहूंगा कि बहुत इजी है और काफी हाई यील्डिंग है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1/3 जो क्वेश्चंस होते हैं नीट के अंदर वो फिजिकल केमिस्ट्री से ही आते हैं, केमिस्ट्री के। तो एक बार समझ लीजिए, उसके बाद फॉर्मूलाज को आप याद कीजिए और उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, और बहुत ज्यादा टाइम लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस उन्हीं फॉर्मूला से बार बार सॉल्व हो रहे होते हैं। और एक बुक जो मैं यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूंगा वो जीआरबी की है, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, जो बुक जो मैंने फॉलो की थी और मुझे काफी अच्छी लगी थी, वो काफी अच्छे क्वेश्चंस थे। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको अलग से आपने क्या किया था? फिजिकल केमिस्ट्री तो मुझे बहुत फिजिक्स जैसा ही लगता है, लाइक कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लो। मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एनावस्थी सॉल्व करी थी, पर उसके क्वेश्चंस में थोड़े ज्यादा हाई लेवल होते हैं, वो मतलब नीट के लिए ऐसा बहुत नहीं है, बट सिंस सब एम्स कंबाइंड है, बट अभी वो नहीं हो पाएगा क्योंकि 70 डेज ही बस बचे हैं, तो आई थिंक अभी वो करने का टाइम नहीं है। अभी मेरे अकॉर्डिंग एनसीईआरटी में जितने कंसेप्ट दे रखे हैं उसको किसी ढंग के एमसीक्यू बुक से सॉल्व कर लेना चाहिए और प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। जी, इसमें अगर अपन टॉपिक वाइज जाएं तो पहला जो होता है वो होता है मोल कंसेप्ट और इक्विवेलेंस का, नॉर्मल सी वाला। और इसके बाद मतलब ये तो जो होता है ये फिजिकल केमिस्ट्री का बेस है। अगर आपका ये कंसेप्ट आपका क्लियर जो है वो डे 1 से होना चाहिए। इसमें कभी भी कोई भी डाउट की गुंजाइश है तो उसको उसी समय क्लियर करें, क्योंकि आगे जाके ये और बढ़ेगा ही। इसके बाद आगे 11 में जो है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। ये दोनों चैप्टर लिंक्ड हैं क्या? हाँ, थोड़े बहुत लिंक्ड है, क्योंकि वो सेम चीज डिस्कस करनी है। इक्विलिब्रियम मतलब किधर शिफ्ट हो रहा है रिएक्शन, बट केमिकल इक्विलिब्रियम रिलेटिवली इजी है, तो मतलब जो एवरेज बच्चे उनके लिए। जैसे मेरे लिए इक्विलिब्रियम थोड़ा टफ रहा था, तो इक्विलिब्रियम के लिए मैं तो ये रिकमेंड करूंगा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें, और पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री मेजरली इसके अंदर ज्यादातर क्वेश्चन, अगर कोई बच्चा बस ये है कि मुझे नीट निकालनी टाइप है उसमें, तो उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेने चाहिए। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री के एक बार आप किस लेवल तक जाना है, फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत डेप्थ है, किस लेवल तक जाना है वो उससे समझ में आ जाता है, तो इसलिए भी हम इनके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही फायदा रहता है। जी, इसके बाद 12 की जो यूनिट्स हैं उसमें एक है जो सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में मुझे लगता है नवदीप के आपको क्वेश्चंस और थ्योरी दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत छोटा सा टॉपिक है सॉलिड स्टेट, और ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। आपको एक बार थ्योरी पढ़नी है, कुछ आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, जो छोटे छोटे बीच में फॉर्मूलाज हैं या कभी कभी डायग्राम्स बनी हुई हैं जैसे एनसीईआरटी के अंदर, उनको आप एक बार देख लीजिए और आराम से चैप्टर पूरा हो जाएगा। इसके बाद अगला जो 12th में आता है वो आता है सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस में नलन आप कुछ बोलोगे क्या? सॉल्यूशंस तो फिजिकल का एक इजी चैप्टर ही माना जाता है, तो सॉल्यूशन में तो ज्यादा कुछ इतना डरने वाला चीज है नहीं, बस नॉर्मल फिजिकल केमिस्ट्री के जो नोट्स पढ़े अपने और क्वेश्चंस लगाओ। जी, फिर एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, उसमें मैंने देखा है कि अगर आपका यूनिटरी मेथड स्ट्रांग है तो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो जाएगा। अगर आपको पता है कि कितने करंट से कितना चार्ज हो रहा है और आपको Q = IT फॉर्मूला आता है, तो आपके 90% क्वेश्चन मोल कंसेप्ट, नॉर्मल सी और इन सब के कंसेप्ट से आपके लिंक्ड होते हैं, बट वो आपसे हो जाते हैं, इजी होते हैं। अगला फिर इसमें जो आता है वो एक चैप्टर है कोलॉइड। तो वाला कल्पना थोड़ा सा शायद मेमोराइज करने वाला चैप्टर है, उसमें एनसीईआरटी की रीडिंग जरूरी है क्या? हाँ, कोलॉइड चैप्टर बहुत ही ज्यादा थ्योरेटिकल चैप्टर्स है, उसमें मींस एनसीईआरटी और मतलब बहुत ही थ्योरेटिकल चैप्टर है, उसमें ऐसे बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है। जी,
ठीक है, तो इससे अपना फिर इसके बाद अगला जो आता है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो नलिन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अप्रोच कैसा होना चाहिए अपना? तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी कोई भी लाइन नहीं मिस करनी चाहिए, जैसे मेटलर्जी हो गया, पी ब्लॉक हो गया, एस ब्लॉक, ये सब एसबीडीएफ जितने ब्लॉक्स हैं, इन सब के अंदर मेन फोकस है एनसीईआरटी। मतलब सिर्फ और कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी थॉरोली पढ़ो, कोई भी चीज मिस मत करो। टेबल में कोई चेंजिंग ट्रेंड है, मतलब कोई मेल्टिंग पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा है, किसी का कुछ मतलब कोई भी चेंज है, मतलब जो फॉलो नहीं हो रहा है ट्रेंड वहाँ पे, तो उसको फोकस करो। वो उन्हीं पे क्वेश्चन बनते हैं, जो एक्सेप्शन होते हैं इनऑर्गेनिक में वहीं पे क्वेश्चन बनेंगे। जो आपको जी हाँ, और एक जैसे मेटलर्जी में रिफाइनिंग वाला टॉपिक है, तो उसके एग्जांपल्स हो गए कि कौन सा मेथड रिफाइनिंग का किसके लिए अप्लाई होता है, कौन से मेटल के लिए अप्लाई होता है, तो एग्जांपल्स भी अच्छे से मेमोराइज करने हैं। जी। इनऑर्गेनिक में आपको करना एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी में जो चीज आपको याद नहीं हो रही है उसमें मैं ये बोलूंगा कि आप एक बार थ्योरी पढ़ के क्वेश्चंस लगा दो उसी टॉपिक के, क्योंकि उसके बाद अगली बार जब आप थ्योरी पढ़ोगे तो आप ज्यादा रिलेट कर पाओगे उस चीज से। और इसके अलावा थोड़ा सा क्वालिटेटिव एनालिसिस भी इस बार इम्पोर्टेंट है क्या नलिन? हाँ सर, जैसे क्वालिटेटिव एनालिसिस, नाइट्रोजन एस्टिमेशन करके टॉपिक है एनसीईआरटी में, कार्बन एस्टिमेशन, सल्फर एस्टिमेशन, ये 11th की, मुझे जहाँ तक याद है 11th की एनसीईआरटी में दरकार केमिस्ट्री है, जीओसी वाला टॉपिक के पास। तो उसके अंदर कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे जेल्डाल मेथड ऐसे कुछ नाम है उसका, वो वैसे वो उनके फॉर्मूलेज है, जैसे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन दिस कंपाउंड, तो डेरिवेशन दे रखा है, तो फॉर्मूला दे रखा है, तो वो याद नीचे भी नीट में बहुत बार आए हुए हैं, 14 में भी आया था, फिर 16 में भी आया था जहाँ तक मुझे याद, तो वो जरूर कर लेना, मिस मत करना, जो एनसीईआरटी में फॉर्मूले दे रखे। जी, इसके अलावा बाकी एसपीडीएफ ब्लॉक में मुझे लगता है कि एनसीईआरटी ही सफिशिएंट है। बस डी और एफ ब्लॉक में ट्रांजिशन एलिमेंट्स में थोड़ा सा दिक्कत होता है याद करने में सबको, तो उसमें मेरे हिसाब से आपको एनसीईआरटी में आप ये देख लो कि एक्सेप्शन, उसमें तो खैर पूरा ग्रुप ही एक्सेप्शन का है, इट्स अ ग्रुप ऑफ एक्सेप्शन, बट आप उसमें ये देख लो कि आप अपने मेथड बना लो, कोई जिंगल बना लो या कुछ बना लो याद करने का। और पी ब्लॉक में एनसीईआरटी में एस और पी ब्लॉक जो है वो एक्सेप्शन ही इंपॉर्टेंट है, बट शायद पी ब्लॉक में थोड़ा सा सिलिकेट्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो सिलिकॉन के कंपाउंड्स हैं, सिलिकॉन, सिलिकेट, वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है शायद। हाँ, सिलिकॉन से स्ट्रक्चर वगैरह, क्रॉस लिंक सिलिकॉन, स्ट्रेट जो है वो थोड़ा बहुत एनसीईआरटी में दे भी रखा है, और इंग्लिश में आता था पहले, तो फिर सिलिकॉन वाला जब भी जितना एनसीईआरटी में वो तो छोड़ना ही नहीं है, और कुछ का तैयारी बहुत अच्छी हो तो वो थोड़ा सा आगे जा सकता है। तो अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिलिकॉन के कंपाउंड जो है वो पी ब्लॉक में थोड़े से इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा पूरा जो एक्सेप्शंस हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। इसमें एक चीज और चलना मैंने देखी है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और जो केमिकल बॉन्डिंग है वो तो खैर बेस ही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसमें आप कैसे बोलेंगे पढ़ने के लिए? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पी ब्लॉक इन सब में वो बहुत बेसिक बनाता है। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब इजी चैप्टर है वो भी बहुत, बट बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है, तो उसको भी एक बार ऐसे करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ऑर्गेनिक के मैं बोलना चाहूंगी, जैसे जो एनसीईआरटी के स्टार्टिंग के टेबल्स है, वो बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं फर्स्ट टाइम तो उन्हें ऐसा लगता है कि इसमें इतनी सारी वैल्यूज दे रखी है, वो इन जनरल उस टेबल को इग्नोर कर देते हैं कि इतनी वैल्यूज तो रटा जाएगा नहीं तो क्या फायदा। तो वैल्यूज रटने का नहीं है, उसमें बस हमें देखना है कि लाइक हम जो लॉजिकली जो ट्रेंड सोच रहे हैं, लाइक साइज के बेसिस पे लॉजिकली ये ट्रेंड होना चाहिए, और कौन सा एलिमेंट है जो कि उस ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा है, तो बस एक बार उसे सर्कल कर लेना जब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, जब दोबारा पढ़े तो उसे रिवाइज कर लेना है। ये मतलब एक एनसीईआरटी के टेबल को करना है जो एसपीडीएफ सारे ब्लॉक के स्टार्टिंग में दे रखा है। उसमें अपन को ये देखना है कि जो ग्रुप ट्रेंड है उसमें कोई एक्सेप्शन हो तो वो एक्सेप्शन अपन को नोट करना है, वैल्यूज नहीं देखना। हाँ। और ऐसे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर है उसमें अपन को अगर किसी कंपाउंड का फॉर्मूला मिलता है तो अपन को ये देखना है कि यूजुअली तो वो कंपाउंड एक मतलब एक फॉलो करेगा स्ट्रक्चर, बट अगर वो एक्सेप्शन है तो वो एक्सेप्शन क्यों है बस अपन को ये पता होना चाहिए। बाकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और बॉन्डिंग जो है वो एक दूसरे से लिंक्ड है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नवदीप आपने कैसे किया था? ऑर्गेनिक थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है। तो ऑर्गेनिक में सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि पहले जो सवाल आते थे वो यूजुअली आप रिएक्शन अगर पूरी याद कर लेते हैं कि उसका रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, उसी से सारे सवाल सॉल्व हो जाते थे। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि सिर्फ उसी से बात बनने वाली है, आपको थोड़ा सा और कंसेप्चुअल होना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको रिएक्शंस को समझना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक छोटी सी टिप देना चाहूंगा सबको कि कन्वर्जन रिएक्शंस जो होती हैं, जो कोई भी आपको नॉर्मल बुक के पीछे क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि इस रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बनाओ,
तो उसमें कुछ 2 स्टेप्स कन्वर्जन्स होती हैं, कुछ 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप तक की जाती हैं। तो वो आपको जरूर प्रैक्टिस करनी है, और मैं रोज की 5 प्रैक्टिस करता था +2 के अंदर, और आप सोच लीजिए कि पूरे +2 में मैंने कितनी सारी रिएक्शंस कितनी बार रिवाइज कर ली होंगी, और वो मुझे पेपर में बहुत फायदा हुआ था उस चीज का। और मतलब बुक आप में एक एक छोटी सी सिंगल आइसोलेटेड सवाल करने से अच्छा आप एक ही क्वेश्चन जिसमें 4 या 5 कंसेप्ट लग रहे हैं, जब उसको करोगे तो आपका एक ही कंसेप्ट बार बार रिवाइज होगा और वो आप रीइंफोर्स कर रहे हो एक तरह से। बिल्कुल, और अभी टाइम भी कम बचा है, और आपने अब तक रिएक्शन सारी अगर पढ़ ली हैं, तो आप सिर्फ कन्वर्जन्स प्रैक्टिस करते जाइए और आपकी सारी रिएक्शन रिवाइज हो जाएंगी। और जो नेमिंग रिएक्शंस का एक मैं जरूर यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि आप एक अलग से लिस्ट बना लीजिए, जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है, स्पेशली जो एनसीईआरटी में है, प्लस जो भी आपके सप्लीमेंट्री मटेरियल के अंदर है, उन सबको आप एक जगह लिख लीजिए, ताकि आप लास्ट मोमेंट पे रिवाइज कर सकें, क्योंकि उनमें से एक क्वेश्चन हर साल आएगा ही आएगा। जी। और बुक में MS चौहान की सजेस्ट करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, थोड़ी सी टफ है बट काफी कंसेप्चुअल बुक है वो। जी, जो बच्चे अभी 11th-12th में हैं, जो बच्चे देख रहे हैं जिनको इस साल नीट की देना, वो लोग MS चौहान फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। इसके और एक अलावा छोटी एक सी चीज बात मैं और ऐड करूंगा, हाँ, जी कि जो +1 की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसको आप हाँ जरूर 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 पढ़ें, क्योंकि वही आपका वही बेस एग्जैक्टली बनाएगी मैं +2 की मैं ऑर्गेनिक वही कह केमिस्ट्री रहा को। था कि उसमें आइसोमेरिज्म एक खुद में अलग यूनिट है, और आइसोमेरिज्म से हर साल 2 या 3 क्वेश्चंस आते ही हैं मिनिमम। बिल्कुल मिनिमम 2 या 3 और मैक्सिमम 4 या 5 आते ही हैं। तो अगर आपका आइसोमेरिज्म और अलग यूनिट है, आपको उसमें अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आपके 4 या 5 क्वेश्चंस आराम से होंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, ऑप्टिकल होता है और स्ट्रक्चरल होता है, ये 3 होते हैं। तो एक तो जीओसी अगर आपकी स्ट्रांग है तो आपको 12th की केमिस्ट्री काफी इजी लगेगी, प्लस आपके हाँ, फिर जीओसी आपको से 6 कोई साल दिक्कत नहीं प्रैक्टिस आएगी। करेंगे। इसके इसके अलावा ऑर्गेनिक में 12th में कुछ और है क्या नलिन करने के लिए, कोई और फंडा? ऑर्गेनिक में जैसे ये क्वेश्चन आते हैं सर, एनसीईआरटी वाले रिएक्शन में सरप्राइजिंगली सर जो आप बोल रहे थे, इस बार भी हमारे पेपर में सारे क्वेश्चन जी एज इट इज एनसीईआरटी से डायरेक्टली आए थे। तो फिर भी मतलब जी अच्छे क्वेश्चन तो करनी है, मैं सभी पर फिर भी एनसीईआरटी को लीव नहीं करना है। और हाँ एनसीईआरटी में केमिस्ट्री जो कन्वर्जन मेथड वाला रिएक्शन है वो सबसे अच्छा सारे क्वेश्चन था। ओके। इसके बाद बायो बायो जो यूनिट होता है 360 मार्क्स का है, 720 में से 50% वेटेज है, काफी आराम से हो भी जाता है। इसमें आपको यूजुअली एनसीईआरटी पे ही फॉलो करना है। एनसीईआरटी के बाद थोड़ी थोड़ी चीजें आपको जो देखनी होती है वो अपन पूछते हैं इनसे। तो टैक्सोनॉमी में नलिन क्या चीज इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के बाहर की? टैक्सोनॉमी में तुम जैसे टैक्सोनॉमी लिविंग वर्ल्ड वगैरह, इसमें तो सब कुछ एनसीईआरटी से आता है एज इट इज। जी क्लासिफिकेशन में भी थोड़ा बहुत जैसे कुछ टॉपिक एनसीईआरटी में जरा से टच कर रखे हैं, तो उनके बारे में अगर आपने नोट्स में कोचिंग में कहीं पढ़ा है तो उसको थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। जैसे कोई स्पॉन्जेस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा कोई इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो मिसिंग है, मतलब कोई इनकी स्पेशलिटी है, वो बस एक्स्ट्रा कर लेना चाहिए, और सब तो एनसीईआरटी कवर कर लेगा। जी जी, ये अपन कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज है जो टैक्सोनॉमी में मैंने देखा था कि एक आखिर में एनिमल किंगडम के टेबल दी हुई है। तो उस टेबल में आपको ये दिया हुआ है कि कौन सा सिस्टम कहाँ पे पहली बार इवॉल्व हुआ या अपीयर हुआ। तो उसी में अगर एनसीईआरटी को बाहर का जाना होगा तो यूजुअली क्या करते हैं एग्जामिनर्स कि वो लोग आपको एक्सेप्शन पूछ लेते हैं। तो उस टेबल में आपकी जो कोचिंग के नोट्स है, आप जो भी मटेरियल फॉलो करते हैं, उसमें जो एक्सेप्शन है वो आप अपनी एनसीईआरटी में ही लिख लीजिए, ताकि आप आगे जाके जब भी एनसीईआरटी रिवाइज करें तो आपका साथ ही साथ बाहर का भी कंटेंट होते जाए। बायो के लिए तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि सारे चैप्टर्स के लिए सेम ही स्ट्रेटजी फॉलो होती है। जैसे कि हमने कोई चैप्टर पढ़ा, मतलब मुझे बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं कि जैसे आज पढ़ा, फिर वो जब एक वीक बाद पढ़ते हैं तो उन्हें कुछ याद नहीं रहता। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी उनके लिए कि जैसे आज जो चैप्टर पढ़ा वो फिर कल सुबह पढ़ना चाहिए। फिर वो एक बार में, जैसे आज अगर वो चैप्टर पढ़ने में हाफ एन आवर लगा, तो कल वो जी चैप्टर सुबह पढ़ने में 10 मिनट्स लगेगा। फिर ऐसे ऐसे रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करने से वो हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाता है। तो एक तो ये जी चीज है, और सेकंड बायो की स्ट्रेटजी में जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हमें ये लाइन तो आता है, ये पता है पता है पता है, पर जब वो क्वेश्चंस के फॉर्म में आता है तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए जैसे जब आप कोई एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, फिर वो पैराग्राफ पढ़ के खुद से कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करने चाहिए। लाइक अगर आप एग्जामिनर होते तो आप कौन से ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम करते जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते। तो ये एक बेसिकली मतलब ये हर बायो के हर चैप्टर के लिए मुझे लगता है। और बाकी बायो में शॉर्ट नोट्स मतलब मुझे कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स होते थे जो मैं कितना भी बार पढ़ती थी भूल जाती थी।
तो लाइक जी वो पॉइंट जो है वो आप एक शॉर्ट नोट बना के उसे बेड के पास स्टिक कर दो और मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। मतलब मुझे ये बायो के लिए ओवरऑल लगता है कि ये स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए। अच्छा, इसमें मैं ये कहूंगा कि जो प्लांट किंगडम है, जो अपना बॉटनी में आता है, तो प्लांट किंगडम में सिर्फ एनसीईआरटी काफी है। वो एनसीईआरटी के बाहर प्लांट किंगडम में काफी कम जाते हैं, है ना नवदीप? मतलब प्लांट किंगडम जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड जाएगा। और इसके अलावा जो बाकी बॉटनी में इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th का, वो है प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी में ये लोग एनसीईआरटी पे ही रहेंगे, एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाते। और एनसीईआरटी में बस एक आखिरी चैप्टर जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिनरल न्यूट्रिशन, क्योंकि उससे 2 क्वेश्चन सीधे आते हैं एम्स में, अब नीट में। और वो 2 क्वेश्चंस आपको मेमोराइज करने हैं। वो आप नीट के 2 दिन पहले भी अगर उस चैप्टर की टेबल्स देख लोगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो इसके इसके अलावा जो एक है वो है प्लांट एनाटमी और प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो ये भी जो दोनों हैं, ये यूजुअली तो एनसीईआरटी बेस्ड ही आएंगे, बट इसमें 1-2 चीजें तो बाहर से आ सकती हैं। तो जैसे प्लांट मॉर्फोलॉजी में जो मेजर फोकस करने की चीज है वो फैमिलीज वाला पार्ट है। फैमिलीज हाँ के अंदर जो फ्लोरल फॉर्मूले हैं वो बहुत पूछे जाते हैं। तो जैसे हाँ फ्लोरल फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज कर लिए और एग्जांपल्स, पोलिनेसी एग्जाम फैमिली है तो जितने भी इसके जी एग्जांपल्स हैं वो याद कर लिए, यूजेस दे रखे हैं हर एक के, कौन सा मेडिसिनल यूज है। तो फैमिलीज वाला पार्ट बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, अच्छे से कर लेना चाहिए। ऐसे ही मैं 2-3 बातें सर एक रैंडमली ऐड करना चाहूंगा बायो के लिए। एक सेल साइकिल में जो पेज है मियोसिस का, वो अच्छे से कर लेना चाहिए बायो में। और प्लांट हार्मोन के अंदर प्लांट हार्मोन भी चैप्टर पूरा अच्छे से रिवाइज करना चाहिए। उसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो हर एक 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 पैराग्राफ की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ऐसे पूछते बच्चों द फॉलोइंग अप्लाइज टू दिस हार्मोन, फिर 4 लाइन में से एक गलत होगी, तो फिर जी वो सारा पैराग्राफ ही अच्छे से करना पड़ेगा। और ओके। जो एग्जाम्पल्स हैं मॉडिफिकेशन के मॉर्फोलॉजी में, वो भी कर लेना है। इसके अलावा 12th की अगर अपन बॉटनी पे आते हैं, तो 12th में क्या क्या कर सकते हैं अपन? 12th की बॉटनी जो है वो भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसमें से खास करके जो जेनेटिक्स का पार्ट है, जी जेनेटिक्स का जो पार्ट है वो भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मल्टीपल रिवीजन इज द की। बहुत ही मैं सिंपल सा फंडा हमेशा बोलता हूँ बॉटनी और जोलॉजी के लिए, कि जितनी ज्यादा आप रिविजन लगाएंगे उतना ज्यादा आप चीजों को समझ पाएंगे। 12th में बॉटनी कहाँ से बाहर का करना चाहिए? 12th में बॉटनी में जो पार्ट्स बाहर से कर सकते हैं वो तो इकोलॉजी के एंड का जो चैप्टर है, लास्ट चैप्टर, उसके अंदर जी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं वहां से, जैसे कि कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी। ये पहले आते थे, पता नहीं ये ट्रेंड आगे फॉलो होगा कि नहीं होगा, बट इस ना जी लेते हुए एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू देख लेना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो उस मॉड्यूल में से या फिर थोड़ा बहुत कोचिंग मटेरियल में, सप्लीमेंट्री मटेरियल में से वो कर लेना चाहिए इकोलॉजी में। और जेनेटिक्स वाले पार्ट में कंसेप्ट क्लियर करने के लिए डबल जीन इंट्रैक्शन जो है वो जी थोड़ा सा समझने पे आएगा। उसके रेशियो जो है वो याद कर लें। एग्जाम्पल अभी रिसेंटली 17 में या 18 में ये क्वेश्चन आया था, कोई एक बाहर से था एनसीईआरटी के, तो उसके अंदर डबल जीन इंट्रैक्शन, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा चांस है कि बाहर से आए। उनके रेशियो, उनके एग्जाम्पल किस में शो हो रहा है वो। 11th और 12th की zoology में एनसीईआरटी को तो बेस रखना ही है। ह्यूमन फिजियोलॉजी और इम्पोर्टेंट हो गई है, क्योंकि अब अलग से एम्स का एग्जाम नहीं हो रहा, तो नीट में वो और कंसेप्चुअल होंगे। इसके अलावा बाहर से क्या क्या करना चाहिए zoology में 11th और 12th के लिए? फिजियोलॉजी में तो मुझे बाहर से बस एक ह्यूमन फिजियोलॉजी ही लगता है, जो कि थोड़ा ज्यादा कंसेप्चुअल है। तो लाइक उसमें एनसीईआरटी में अगर कोई वर्ड भी लिखा है तो उसके बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो तो सही है। बाकी कुछ कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें एज सच बहुत एक्स्ट्रा इज रिक्वायर्ड हो। एनसीईआरटी सफिशिएंट है। जी इसमें बस ये चीज है कि एनसीईआरटी के बाहर के जो क्वेश्चंस होते हैं बाहर में, यूजुअली वो एनसीईआरटी के अंदर के ही होते हैं। मेरे को याद है कि 2015 में एक क्वेश्चन आया था या 16 में, जिसमें उसने टेल फाइबर्स और टेल पिन का नंबर पूछा था बैक्टीरियोफेज के। तो वो एनसीईआरटी के डायग्राम में आप देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है, उसमें दिया हुआ है डायग्राम में, आप गिनोगे तो 6 टेल फाइबर और 6 टेल पिन होते हैं, बट वो कहीं लिखा नहीं है, तो आप उसमें एनसीईआरटी के बाहर का नहीं बोल सकते। ऐसे ही अगर कोई ऐसा वर्ड आता है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसके बारे में सर्च करो या फिर अपने रेफरेंस पैकेज में देखो। प्लस आप जितने एमसीक्यू करोगे तो आपको उसमें जो डाउट्स हैं, जो बाहर के क्वेश्चंस हैं, वो आप जब करोगे तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि ये एनसीईआरटी के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। इसके अलावा ये तो हो गई कि अपन को सब्जेक्ट्स को कैसे अप्रोच करना है इन 80 डेज में। इसके अलावा कोई एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे कल्पना? एग्जाम के लिए इन जनरल लोग बायो पहले करते हैं, क्योंकि बायो करने से लाइक थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो फिर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री करने में हेल्प करता है। एंड बायो थोड़ा जल्दी भी हो जाता है। तो लाइक हमारे पास एग्जाम में 3 आवर्स होते हैं, और जी तो और मीन्स 180 मिनट्स होते हैं, 180 क्वेश्चन है। तो बेसिकली जो फिजिक्स है
फिजिक्स में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसके लिए अब मीन्स 100 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली रखना चाहिए, क्योंकि बायो जो है वो 30 मिनट्स में बहुत आराम से हो जाता है। लाइक क्योंकि बायो वन लाइनर होता है, अगर हमें आंसर आता है तो जस्ट टिक करना है। एंड उस बाकी केमिस्ट्री में टाइम लगा नहीं, ऑर्गेनिक बायो तो अगर पता है तो एकदम हो गया तुरंत। उसके अलावा ऑर्गेनिक में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी फिजिकल में लगता है और फिजिक्स में लगता है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम सेव करना चाहिए, क्योंकि अगर ये बहुत फास्ट है। एंड ओएमआर सीट जब फिल कर रहे हो उस टाइम पे काफी ध्यान रखना होता है, क्योंकि मुझे याद है मेरी फ्रेंड थी जिसने अपना रोल नंबर में कुछ मिस्टेक कर दिया, तो लाइक मतलब 2 साल का पूरा मेहनत ऐसे ही चला जाता है। तो लाइक एक क्वेश्चन मेरे मेरे मुझे ऐसा लगता है छोटे वो सही है, पर ओएमआर से फिल करना चाहिए। जी, इसके अलावा मैंने एक चीज देखी है, नलिन, नवदीप और कल्पना आप शायद एग्री करेंगे कि 180 मिनट्स का पेपर होता है नीट का, तो उसमें आपको मिनिमम 90 से 100 मिनट फिजिक्स को देना ही पड़ता है। आप केमिस्ट्री को 45 से 50 मिनट्स दे सकते हो, और क्योंकि बायो में आते तो क्वेश्चन सारे आपके वही है मेमोरी बेस्ड और सिंगल लाइनर्स, तो बायो के 90 क्वेश्चन आप 30 से 35 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकते। मतलब आप बायो 35 मिनट्स दे दो, उसके बाद आप फिजिक्स या केमिस्ट्री जो भी कर रहे हो, अगर केमिस्ट्री कर रहे हो तो 45 to 50 मिनट्स, और यू हैव टू गिव एटलीस्ट 100 मिनट्स टू द फिजिक्स सेक्शन। अगर आप 100 से कम दे रहे हो तो यू आर कटिंग द मार्क्स इन योर फिजिक्स सेक्शन। इसके अलावा नवदीप, आप कुछ और एडवाइस देना चाहेंगे बच्चों को? अभी कुछ स्लीप पैटर्न के बारे में, या फिर कुछ आजकल जैसे अब उनका स्केड्यूल सभी का बहुत बिगड़ा हुआ है लॉकडाउन के समय, तो कोई पेपर अटेम्प्टिंग या किसी चीज के बारे में कोई मॉक टेस्ट? हाँ, एक मॉक टेस्ट का मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि अभी जैसे 2 महीने बच्चे हैं, और अगर हर रोज नहीं तो एटलीस्ट हर दूसरे दिन एक फुल मॉक टेस्ट दीजिए, और उसी टाइम फ्रेम में दीजिए जो एक्चुअल पेपर का टाइम होगा, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सुबह 9 से 12 या 9:30 से 12 कुछ इसके आसपास टाइम होगा इस बार के नीट का। तो आप सुबह टाइम 3 घंटे निकालिए हर दूसरे दिन या हर तीसरे दिन, और एक मॉक टेस्ट देते जाइए, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, किस टॉपिक पे आपको ज्यादा काम करना है। और अपनी नींद पूरी कीजिए, अच्छा खाना खाइए, दिन के 15-20 मिनट थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए, ताकि आपका माइंड थोड़ा फ्रेश रहे। सब लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं लॉकडाउन की वजह से, पेपर भी आपका पोस्टपोन हो गया है, बट होप फॉर द बेस्ट एंड अच्छा कीजिए, बिल्कुल मैं यही कहना चाहूंगा। जी, तो इसमें ये है कि पेपर आपको पढ़ाई तो करनी है, पढ़ाई के साथ साथ बाकी चीजें भी, पेपर अटेम्प्टिंग काफी एसेंशियल है। वो आदत नहीं जानी, आपने 2 साल बहुत मेहनत की है, इन आखिरी के 2 महीनों को उस मेहनत को ओवरशैडो मत करने दीजिए। ये आखिरी के 2 महीने और पढ़ना है, इसके बाद वो शायद बेस्ट मेडिकल कॉलेज आपको अवेट कर रहे हैं, और ये लोग आपके सीनियर्स होंगे। तो और कुछ नलिन, आप और कुछ कहना चाहेंगे? पेपर जब असली में देने जाते हैं तो ऑलरेडी काफी टाइम वेस्ट हो जाता है, वो साइन करना होता है, कुछ मतलब काफी चीजें हो जाती है। तो घर पे जब पेपर दें तो 2 आवर 50 मिनट या 2 आवर 45 मिनट का टाइमर लगा के करें, और जो भी बायो होता है ऐसे रिवाइज करनी चाहिए पूरे बचे हुए टाइम में। क्वेश्चंस करो, जो क्वेश्चन नहीं हो उसकी थ्योरी पढ़ लो, उसके आगे पीछे का एक पैराग्राफ भी देख लो, तो ऐसे पूरी बायो रिवाइज हो जाएगी। और केमिस्ट्री के भी सिमिलरली मॉक टेस्ट देते हैं। जी, आप घर में जब कर रहे हैं तो आप टारगेट रखो कि आपका 2.5 घंटे में पेपर हो, क्योंकि आपको एग्जाम में आधा घंटा मान लो इन्विजिलेटर आएगा, वेरिफिकेशन होगा और ओएमआर भरना है, तो आपका आधा घंटा मिनिमम इन चीजों में जाता ही है। आपका घर पे टारगेट टाइम 2 आवर 50 मिनट से लेकर 2 आवर 30 मिनट होना चाहिए। तो इसमें हमको उम्मीद है कि हम चारों को कि आपको कुछ फायदा मिलेगा, और अगले 80 डेज के लिए आप अपनी स्ट्रैटेजी जो है उसको प्लान कर पाएंगे। हाँ, मैं एक छोटी सी यहाँ पे शायरी पढ़ना चाहूंगा सभी बच्चों के लिए जो इस बार का नीट देने वाले हैं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, सबका पैटर्न बिगड़ा हुआ है जैसा आपने कहा। तो मैं यही कहूंगा, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। इसलिए लड़ते रहिए और बने रहिए अपने हौसलों के साथ। जी, इसी के साथ मैं एक बार वापस नलिन, कल्पना और नवदीप का थैंक्स करूंगा, क्योंकि इन लोगों ने टाइम निकाला हमारे लिए, और साथ ही सुनील सर का भी, क्योंकि ये भी लॉकडाउन में सब फंसे हुए हैं, इनकी भी कोचिंग बंद है, बट ये भी बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं इसमें केमिस्ट्री की, और साथ ही साथ इनका भी जो मोटिव था हम लोग का सबका ओवरलैप किया, इसलिए ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली है कि हम इनके यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको बता पाए कि आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। थैंक्स। Hi, this is Ayush Chaubey. Hope that the video was informative and our attempt to bring the 3 rankers together was successful.
hit the like button and post any queries in the comment section. We would try to address a few of them. We would also like to thank VWise Classes and Sunil sir for providing us the platform to upload our content. Once again, have a good luck for the NEET 2020. Thanks for watching.